नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के इस संपूर्ण निःशुल्क बैच में हम पढ़ रहे थे राजस्थानी शैली, जिसके हमने 3 पार्ट पहले पढ़ लिए थे। आज हम अपना चौथा पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम हाड़ौती शैली को। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती शैली राजस्थान का जो इलाका जहाँ पर बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां जिले जो है उस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। और जो इस एरियाज़ में यहाँ के ज़िलों में जो कला पनपी उस कला को नाम दिया गया हाड़ौती शैली या हाड़ौती स्कूल। तो सबसे पहले वहाँ के मुख्य इलाकों में सबसे 2 फेमस है कोटा और बूंदी। वहाँ की चित्रशैलियाँ मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बूंदी चित्रशैली को। बूंदी चित्रशैली हाड़ौती के अंदर आती है। बूंदी चित्रशैली की शुरुआत होती है राव सुरजन सिंह के समय। राव सुरजन सिंह के समय बूंदी की शुरुआत होती है और विकास होता है भाव सिंह के समय। विकास होता है भाव सिंह के समय, यानी भाव सिंह के समय इस शैली को भाव मिल जाते हैं। सुरजन सिंह के समय शुरू और भाव सिंह के समय भाव मिला। भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल कहलाता है उम्मेद सिंह का। भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल कहलाता है उम्मेद सिंह का। यहाँ के चित्रों को भित्ति चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतम जो चित्र मिले सिर्फ भित्ति चित्र ही है। यहाँ पर हवेलियों में, महलों में भित्ति चित्रण अधिकतम हुआ है, तो इसलिए यहाँ के चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। और वहाँ के चित्रों का जो स्वर्णकाल था वो था राजा उम्मेद सिंह का काल। आरंभिक चित्र यहाँ का मिलता है हमें भैरवी रागनी। भैरवी रागनी यहाँ का आरंभिक चित्र है। राजा उम्मेद सिंह ने राजमहल चित्रशाला का निर्माण करवाया। उम्मेद सिंह ने राजमहल की चित्रशाला का निर्माण करवाया था। स्नान के दृश्य व दौड़ते हाथी यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यानी बूंदी चित्रशैली के अंदर सबसे प्रसिद्ध चित्र आप देखेंगे तो आपको इनके अंदर स्नान के दृश्य मिलेंगे और दौड़ते हुए हाथी आपको अधिक मिलेंगे। और यहाँ के ये प्रसिद्ध चित्र भी हैं बूंदी के। बूंदी चित्रशैली के अंदर पेड़ पौधों को खिलौनों की तरह चित्रित किया गया। जिस तरह खिलौने बनाए जाते हैं उसके भांति यहाँ पर पेड़ पौधों को बनाया गया है। संपूर्ण 12 मासा का चित्रण देखने को मिलता है आपको बूंदी शैली के अंदर। यानी राजस्थान की जो अन्य शैलियाँ हैं वहाँ पर आपको 12 मासा के चित्र जरूर मिलेंगे, लेकिन संपूर्ण 12 मासा यानी पूरे 12 महीनों का जो चित्रण हुआ है वह बूंदी शैली के अंदर। 12 महीनों का मतलब यहाँ पर जिस तरह 12 महीनों का मौसम होता है उस मौसम के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं। 12 महीनों मौसम के अनुसार, 12 महीनों के अनुसार। जिस तरह जेठ का महीना है, बहुत गर्मी है, उसके अंदर ऐसे चित्र मिले हैं जिसके अंदर जैसे कुत्ता दिखा दिया उसने, खुला मुंह है, जीभ बाहर आ रही है, पक्षी प्यासे मरे दिखाई दे रहे हैं, एकदम सूखा हुआ इलाका दिखा दिया, तो वो मौसम दिखा दिया। जनवरी का महीना अगर मान लो उसके अंदर दिखा रहे हैं तो बहुत सारा ठंड का मौसम दिखा दिया। सब पशु पक्षी एकदम ठंड से कांपते हुए दिखाए हैं, या कुछ व्यक्ति दिखाएंगे तो आग के पास बैठे हुए हैं। तो इस तरह के चित्र महीनों के अनुसार बनाए गए हैं। फरवरी मार्च का महीना, अगर फरवरी का महीना दिखाया है तो उसके अंदर फूलों से सजे पौधे दिखाए हैं, तो पता चलता है कि ये फूलों वाला मौसम है, फरवरी का महीना है। तो आपको इस तरह के चित्र देखने को मिलते हैं बूंदी के अंदर। और बूंदी के अंदर ये जो चित्र हैं संपूर्ण 12 मासा के अंदर इस तरह के चित्र मिलते हैं, 12 महीनों के चित्र मिलते हैं। और संपूर्ण 12 मासा, पूरा 12 महीनों का चित्रण आपको बूंदी शैली के अंदर ही देखने को मिलता है। राव रतन सिंह के समय में हुसैन, अली व हातिम के द्वारा 1591 ईस्वी में रागमाला का चित्रांकन किया गया। रागमाला का चित्रांकन जो है राव रतन सिंह के समय किया गया, हुसैन के द्वारा, अली के द्वारा व हातिम के द्वारा यह काम किया गया। अब हम देखें प्रमुख चित्र, बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्र, जिसके अंदर हम देखते हैं भैरवी रागनी। भैरवी रागनी नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित है। राग दीपक भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। राधा कृष्ण मिलन, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राधा कृष्ण मिलन देसाई संग्रहालय मुंबई में है। देसाई संग्रहालय मुंबई के अंदर राधा कृष्ण मिलन का चित्र है। ग्रीष्म में हाथी, ग्रीष्म में हाथी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। प्रिंस
ग्रीष्म में हाथी ये इंपॉर्टेंट चित्र है यहाँ का, याद रखिएगा। गोवर्धन धारण, ये चित्र भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। कांटा निकालती स्त्री, एक स्त्री को कांटा लगा हुआ है, वो कांटा निकाल रही, इस तरह का चित्र बना है। यह भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। परिचारिकाओं सहित रानी, परिचारिकाओं सहित रानी का चित्र भी आपको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में देखने को मिलता है। इसके अलावा राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा का चित्र आपको देखने को मिलेगा। यह उत्कल राम के द्वारा बनाया गया चित्र है। बूंदी शैली का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा का। इसके अलावा जंगली सुअर का शिकार, ये चित्र भी आपको देखने को मिलेगा बूंदी चित्र शैली के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व प्रमुख चित्र हैं बूंदी शैली के। अब हम देखते हैं बूंदी शैली की अन्य विशेषताएं। बूंदी चित्र शैली के अंदर आपको पशु मिलेंगे। प्रमुख पशु के अंदर शेर व हाथी को चित्रित किया गया है। प्रमुख पशु शेर और हाथी है। बूंदी नाम छोटा है लेकिन पंगा बड़े बड़ों से लिया है, शेर से लिया है, हाथी से लिया है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम पशुओं के अंदर शेर और हाथी को बनाया है। पक्षी बतख है, पक्षी बतख है। और वृक्ष खजूर है, वृक्षों के अंदर खजूर है। और रंग नीला व हल्का हरा है। बूंदी का रंग कैसा है? नीला व हल्का हरा है। वृक्षों में खजूर है, पशुओं में शेर और हाथी है, पक्षी इनका बतख है। यहाँ पर सर्प के साथ मोर का अंकन हुआ है, वो सिर्फ इसी शैली में आपको देखने को मिलता है। सर्प के साथ मोर का अंकन इसी शैली के अंदर हुआ है। और वर्षा में नाचते हुए मोर दिखाए हैं, यानी वर्षा में मोर नाच भी रहे हैं और वर्षा में, और सर्प के साथ भी मोर हैं, यानी मोर को भी बहुत प्रमुखता से इन लोगों ने दिखाया है, यहाँ के चित्रकारों ने दिखाया है। वर्षा में मोर नाच रहे हैं, अगर सांप निकल के आ रहा है तो उसको खा भी रहे हैं, यानी सर्प के साथ में मोर का अंकन भी इसी शैली में आपको देखने को मिलेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ नाम छोटा है बूंदी, लेकिन पंगा बड़ों बड़ों से लिया। शेर हाथी से पंगा ले रहे हैं, इधर मोर को सांप के साथ दिखा रहे हैं, है ना, तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बूंदी नाम छोटा है, काम बड़े हैं। पुरुष आकृति देखिए आप, यहाँ पर लंबी है। बूंदी छोटी है लेकिन पुरुष आकृति यहाँ की लंबी है। भरा हुआ मुख है, पूरा बूंदी से मुंह भर रखा है इन लोगों ने। भरा हुआ मुख है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, गोलाकार ललाट है। अधर स्त्रियों जैसे अरुण हैं, यानी लड़कियों के जैसे, औरतों के जैसे। लाल होठ हैं, जब बूंदी खाएंगे तो चमकाएगी, चेहरों पर लाल हो जाएंगे, लाल होठ हैं इनके। चिबुक छोटी है, ठुडी छोटी है, यानी बहुत बड़ा मुंह फुला लिया लड्डू रस बूंदियाँ खा खा के बूंदी वालों ने, तो चिबुक छोटी है। कपोलों तक नीचे उतरती जुल्फ़ें हैं, जुल्फ़ें बहुत लंबी लंबी हैं इनकी, यानी बूंदी खा खा के बड़े ये एकदम फूल गए हैं, अपनी जुल्फ़ें भी बड़ी बड़ी बढ़ा ली हैं इन लोगों ने। जिसकी झुकी पगड़ी है, पगड़ियाँ इनकी झुक रही है, इतनी बूंदी खा ली कि पगड़ी नहीं संभाली जा रही है, पगड़ी झुकी हुई है। लंबे जागदार जामे हैं इनके, और कमर पर पटका बांधे रखा है, चुस्त पजामा पहन रखा है, एकदम टाइट चुस्त तंदुरुस्त बन के गए हैं, पजामा कस के गए हैं एकदम से बूंदी खाने के लिए बूंदी वाले। और आप देखोगे नारी आकृति कैसी मिली है। नारी आकृति के अंदर परवल की फांक सी आंखें हैं, परवल की फांक सी आंखें हैं, नुकीली इनकी नाक है, मुख गोलाकृति लिए हुए। मुख तो सबके गोलाकृति लिए हुए हैं, आदमियों को देख लो चाहे इनके देख लो, औरतों के, क्योंकि बूंदी खा खा के तो सब मुख गोल हो गए। आगे निकली हुई चिबुक है, चिबुक इनकी थोड़ी आगे निकल गई है, पीछे ललाट है, ललाट इनका पीछे हो गया है। ये यहाँ की प्रमुख नारी आकृति हैं। परवल की फांक सी आंखें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। परवल की फांक सी आंखें किस चित्र शैली के अंदर देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने मिलेगी बूंदी शैली के अंदर। बूंदी के अंदर आंखें बूंदी जैसी नहीं है, परवल की फांक जैसी आंखें हैं। और प्रमुख चित्रकारों की हम बात करें तो सुरजन हैं, किशन हैं, साधुराम हैं, रामलाल है, अहमद अली है, यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली, ये सब बूंदी के चित्रकार हैं। तो दोस्तों अब हमने पढ़ा बूंदी शैली। चलिए हम चलते हैं कोटा का कोट पहनने के लिए। अब हम चलते हैं कोटा का कोट पहनते हैं। कोटा शैली, कोटा शैली जो है 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई थी। कोटा 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई। प्रारंभ हो गया था राव राम सिंह के समय इसका, राव राम सिंह के समय इसका प्रारंभ हो गया था कोटा शैली का। स्वर्णकाल था उमेद सिंह का काल, स्वर्णकाल था उमेद सिंह का काल। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आया राव भीम सिंह के समय, यानी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किसके समय आया? राव भीम सिंह के समय। तो तीन लोगों को याद रखना है। कोटा शैली प्रारंभ कब हुई?
राम सिंह के समय। राम था बड़ा अच्छा आदमी था राम, राम ने इसकी शुरुआत कर दी, राम ने शुरुआत कर दी, राम के समय प्रारंभ हो गया। कोई भी काम करते हैं तो राम का नाम लेके करते हैं, तो राम के नाम से प्रारंभ हो गया राम सिंह के समय। श्रवणकाल उमेद सिंह, जिस व्यक्ति से उम्मीद होती है तो वहीं पर हमें काम उम्मीद होती है तो वहीं पर उम्मीद आता है, तो श्रवणकाल हुआ उमेद से, उमेद सिंह के काल। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि उमेद सिंह के समय में कुछ काम होगा, अच्छा काम होगा, उमेद के समय, तो उम्मीद थी, उमेद से श्रवणकाल कहलाया उमेद सिंह का काल। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव राव भीम सिंह। अब भीम था बड़ा आदमी था तो कुछ नए संप्रदाय को प्रभाव में ले आए और इनके समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आया। सर्वाधिक शिकार चित्रण हुआ है, यहाँ पर सर्वाधिक शिकारों का चित्रण हुआ है। देखो प्रारंभ राव सिंह के समय हो रहा है, उमेद से बड़ी उम्मीदें हैं तो श्रवणकाल हो गया, भीम बड़ा जोरदार आदमी है तो वल्लभ संप्रदाय आ गया, तो सब बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जोरदार आदमी है यहाँ पर, तो सर्वाधिक शिकार चित्रण भी यहाँ पर होंगे। इन लोगों ने शिकार भी खूब किए हैं, भीम वगैरह ने लोगों ने, तो शिकार चित्रण हुए हैं। राम जी भी शिकार करने के लिए एक बार जंगल में गए थे, है ना, तो शिकार हुआ। तो शिकार चित्रण आपको देखने मिले कोटा के अंदर। कोटा के अंदर रागमाला सेट हुआ, रागमाला सेट जो डालू ने बनाया था, जैसे कहते हैं ना कूट डालेंगे तेरे को, कूट डालेंगे, तो डालू ने कूट डाला, रागमाला सेट बनाया डालू ने, जो 1768 ईस्वी में बना और सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट है, डालू ने बनाया है, कूट डाला बना, इसको कूट डाला तो सबसे बड़ा सेट बना डाला इसने, डालू ने सेट बना डाला, सबसे बड़ा सेट बना डाला जिसका नाम था रागमाला सेट। 1768 ईस्वी में बनाया, सबसे बड़ा सेट है ये। प्रमुख चित्र यहाँ का देखें तो राजा राज सिंह काले मृग का शिकार करते हुए, सबसे प्रमुख चित्र है राजा राज सिंह काले मृग का शिकार करते हुए, तो यहाँ पर शिकार चित्रण सबसे अधिक हुआ है, तो प्रमुख चित्र भी ऐसा ही होगा राजा राज सिंह का। तो राजा राज सिंह काले मृग का शिकार कर रहे हैं। राव उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए यहाँ का एक और प्रमुख चित्र है राव उमेद सिंह, जिससे उम्मीद होती है कि इसके समय श्रवणकाल होगा तो वो उससे उम्मीदें वो भी रखते हैं कि शिकार भी करेगा, तो राव उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। तो ये यहाँ का प्रमुख चित्र हैं। प्रमुख चित्रकारों में यहाँ लच्छी राम है, रघुनाथ है, गोविंद राम है, नूर मोहम्मद और डालू है। डालू यहाँ का एक चित्रकार है। पहले हमने पढ़ा था, एक आया था अलवर से लेकर और डालू राम था, यहाँ पर अब डालू है, इन दोनों को याद रखोगे, कूट डालेंगे, डालू है तो अकेला डालू है कोटा में। तो प्रमुख रंग, अप्रमुख रंग देखेंगे तो हल्का हरा है, पीला है और नीला है, ये यहाँ के प्रमुख रंग है, हल्का हरा है, थोड़ा पीला है, नीला है, तो यहाँ के प्रमुख रंग देखने को मिलते हैं। आसमान नीला आता है, धरती पीली है, उनके बीच में हरा, इनको मिलाने से रंग हरा बनता है, तो ये यहाँ का रंग हो गया हरा, हरा पीला और नीला। तो तीनों के प्रमुख, तीन यहाँ के प्रमुख रंग है। यहाँ पर राजा व रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का सर्वाधिक शिकार चित्रण आपको कोटा के अंदर मिलेंगे। सब शिकार कर रहे हैं तो राजा रानियाँ पीछे क्यों रहेंगे भाई? राजा रानियों के भी शिकार करते हुए चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन लोगों ने भी, रानियों ने भी शिकार कर लिए, तो राजा रानियों के शिकार के चित्र आपको कोटा शैली के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा भित्ति चित्र आप देखेंगे तो झालाजी की हवेली जो है वहाँ पर भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। देवता जी की हवेली है वहाँ पर भी भित्ति चित्र देखने को आपको मिलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए झालाजी की हवेली के भित्ति चित्र कहाँ बने हैं, किस शैली में है, तो कोटा शैली में। देवता जी की हवेली के जो चित्र है किस शैली में बने हैं, तो कोटा शैली में। तो कोटा के अंदर, जो कोटा शैली के अंदर जो प्रमुख भित्ति चित्र आपको देखने मिलेंगे तो इन दोनों हवेलियों में मिलेंगे, और अन्य चित्र आपको देख ही लिए आपने। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण चीज़ें थी कोटा शैली के बारे में। अब हम बात करें राजस्थानी शैली व मुगल शैली में अंतर। हमने राजस्थानी शैली से पहले मुगल शैली को पढ़ा था, तो हम देखते हैं दोनों में क्या अंतर था। दोनों लगभग समकालीन थी, साथ चल रही थी, तो कुछ दोनों में अंतर है। राजस्थानी शैली संस्कृति की झलक दिखाई देती है, जनता के हृदय अनुरूप पेंटिंग्स बनी है यहाँ पर। यानी राजस्थानी शैली के अंदर जो चित्र बने हैं उसके अंदर संस्कृति की झलक दिखाई देती है, जनता के हृदय अनुरूप, जैसे जनता चाहते थे वैसे चित्र आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आप बात करें मुगल कला की, तो मुगल जो काल था उस समय मूलतः ये दरबारी कला थी। मुगल शैली मूलतः दरबारी शैली थी। तो यहाँ पर पहला अंतर आपको ये देखने मिलेगा। राजस्थानी शैली जनता के हृदय अनुरूप है,
ये शैली दरबारी कला है, राजाओं के या जो यहाँ पे मुगल शहंशाह थे, मुगल बादशाह थे, उनके अनुसार बनी हुई है। यहाँ के विषय विस्तृत है, समकालीन जीवन का चित्रण हुआ है। विषय कैसे है? विस्तृत है, समकालीन जीवन का चित्रण हुआ है, जिस समय वहाँ का जैसा जीवन था लोगों का, उसका चित्रण हुआ है। यहाँ पर विषयों में बात करें तो विषय यहाँ पर सीमित थे। राज दरबार, ऐतिहासिक व बादशाहों के इच्छानुसार चित्रण हुआ है। जब दरबारी कला है तो राजाओं के इच्छानुसार ही यहाँ पर चित्र बनेगा, तो विषय सीमित हो गए, बहुत कम विषय थे इनके पास। सिर्फ जो राजा महाराजा ने, उनके बादशाहों ने कहा ये चित्र बनाओ, हम बैठे हैं दरबार में, हमारे चित्र बनाओ, हमारी ऐतिहासिक घटना है कि जब हमारे अब्बा जान ने वहाँ युद्ध लड़ा, उसका चित्र बनाओ। तो इस तरह के चित्र बने हैं, लेकिन राजस्थानी शैली के अंदर इस तरह नहीं, छूट थी, जैसे मर्जी अपने बनाओ, विस्तृत थे इनके पास। रूप की अंतःप्रवृत्ति है, भावों पर बल दिया, यानी रूप जो बनाए वो अंतःप्रवृत्ति, मन से, आंतरिक प्रवृत्ति से रूप बने हैं। भावों पर बल है, रूप के अंदर, रूपों के अंदर भाव नजर आते हैं, भावों पर बल दिया है राजस्थानी शैली के अंदर। लेकिन आप मुगल शैली के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर सजीवता का, भावों का, लयात्मकता का अभाव नजर आता है। वहाँ पर ना तो सजीवता दिखाई देती है चित्रों में, ना भाव दिखाई देते हैं, ना कोई लय है, इन सबों का अभाव है मुगल शैली के अंदर। राजस्थानी शैली संजीवता व, अच्छा इधर देखिए नंबर 3, रूप की अंतःप्रवृत्ति, भावों का प्रबल, भावों पर बल है, लेकिन यहाँ पर बाह्य आकृति व सादृश्य और बल दिया है। यहाँ पर आंतरिक आकृति नहीं है, इसकी मैं तुलना इसी साथ करनी थी, थोड़ा आगे चला गया। नंबर 3, राजस्थानी शैली के अंदर रूप की अंतःप्रवृत्ति और भावों पर बल है, लेकिन जो मुगल शैली थी वहाँ पर आंतरिक या बाह्य आकृति पर बल दिया गया है, आंतरिक आकृति पर नहीं दिया। मन में क्या चल रहा है, भावों पर ध्यान नहीं दिया। सादृश्य बल है, जो सामने दिख रहा है वही बनाओ, सामने कैसा दिख रहा है उसी को बनाओ, यानी यथार्थ की तरफ बढ़ गए, आंतरिक या हृदय के अंदर झांक के नहीं देखा। राजस्थानी शैली के अंदर चौथा पॉइंट हम देखें तो सजीवता व मुद्राओं में लयात्मकता है। यहाँ पर चित्र संजीवता है, मुद्राओं में लयात्मकता है, मुद्रा लयों के साथ बनी है। लेकिन यहाँ नंबर चौथा पॉइंट हम इसका देखें तो यहाँ पर सजीवता, भाव व लयात्मकता का अभाव है। चित्रों में लय नहीं है, भाव नहीं है, सजीवता नहीं है, बिल्कुल मरे हुए चित्र नजर आते हैं। लेकिन राजस्थानी शैली के चित्र जीवित नजर आते हैं, मुद्राओं में लय नजर आती है। फिर आप देखेंगे कि रेखाओं में कोमलता का अभाव है। राजस्थानी जो शैली है उसके अंदर रेखाएं जो है वह कोमल नहीं है, कोमलता का अभाव है। लेकिन आप देखेंगे मुगल चित्र शैली के अंदर रेखाएं कोमल है व बारीक है, रेखाएं कोमल है व बारीक है। राजस्थानी चित्र शैली के अंदर वस्त्रों, भूषणों व स्थापत्य में सादगी है। जो वस्त्र बनाए हैं, आभूषण बनाए हैं, वह स्थापत्य जो बनाए हैं राजस्थानी चित्र शैली के अंदर, वो बिल्कुल सादे हैं, सादगी है। लेकिन मुगल चित्र शैली के अंदर वस्त्रों, स्थापत्य में विवरणात्मकता है, विवरण दिया हुआ है पूरी तरह से, सादगी नहीं है। वस्त्रों के अंदर जो सलवटें वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बनाए, स्थापत्य के अंदर बड़ी नक्काशी की गई है, विवरण दिया गया है पूरी तरह से। तो राजस्थानी शैली में वस्त्रों में भी सादगी है, स्थापत्य में भी सादगी है। मुगल चित्रकला के अंदर वस्त्रों में सलवटों वगैरह देकर अधिकतम बारीकी से काम किया गया, स्थापत्य में बारीकी से भी काम किया गया है। इसके जो आसिये हैं वो सादा है, इसके जो बॉर्डर बनाई गई है राजस्थानी शैली के अंदर, जो बॉर्डर बनाई है चित्रों की, और वो सादा है, बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मुगल चित्रकला के अंदर आप देखेंगे तो जो हाशिए बनाए हैं, बॉर्डर बनाई है, वो सुंदर बने हुए व अलंकृत है। तो इतना ये महत्वपूर्ण अंतर है। चलो आगे और देखते हैं कुछ अंतर इनके अंदर। आप देखिए 8वां पॉइंट इनका, यहाँ पर रंग सीमित है, अभिजीत व चटकदार रंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर विविध रंग है और भड़कीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। रंग ज़्यादा है इनके पास, यहाँ पर रंग सीमित है, अभिजीत चटकदार रंग है एकदम प्योर, यहाँ भड़कीले रंग इस्तेमाल किए हैं इन लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर प्रकृति चेतना युक्त व मानवीय भावों के अनुरूप बनाई है। जो प्रकृति का चित्रण हुआ है, जो प्रकृति है वह चेतना युक्त है, मानवीय भावों के अनुसार प्रकृति बनी है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति अनैसर्गिक है, वह अलंकारिक बनाई है। यानी प्रकृति जैसी प्रकृति होती है वैसी नहीं बनाई, अलंकारिक बना दी, अपने मर्जी से बना दी कि मुझे तो बादल ऐसे बनाने हैं, पेड़ ऐसा बनाना है, आसमान ऐसा दिखाना है, यानी अपनी मर्जी से दिखा दिया। प्रकृति कैसी होती है नैसर्गिक रूप से, वो चीज़ें नहीं दिखाई इन लोगों ने मुगल चित्रशैली के अंदर, अलंकारिक कर दी।
लेकिन राजस्थानी शैली के अंदर प्रकृति चेतना युक्त है, मानवीय भावों के अनुरूप बनी हुई है। यहाँ पर आपको छिन्न चित्र देखने को मिलते हैं। छिन्न चित्र का मतलब अकेले एक एक चित्र भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पुस्तक या पोथी चित्रण अधिक हुआ है, यानी अकेले एक एक चित्र नहीं बने, यहाँ पर अधिकतम पोथी चित्रण हुआ है, यानी कोई ग्रंथ है चित्रित किया गया है, उसके अंदर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। तो इनके अधिकतम चित्र में पोथी ग्रंथों में ही मिलते हैं, पोथी में मिलते हैं या ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। 11वां पॉइंट देखें तो संयोजन कथ्य के अनुरूप व तल विभाजित से चित्रण हुआ है। यहाँ पर जो चित्रण हुआ है वह संयोजित कथ्य के अनुरूप हुआ है, तल विभाजन करके हुआ है राजस्थानी शैली के अंदर। तो मुगल शैली के अंदर प्रारंभ में तल विभाजन हुआ है कि प्रारंभ के कुछ चित्र ऐसे हैं जिसके अंदर तल विभाजन करके डिवाइड करके उसको 2-3 भाग करके कैनवास के या कागज़ के टुकड़े में जहाँ पर चित्र बनाते थे उनको 2-3 भाग करके चित्र बनाते थे, किंतु बाद में भीड़ भाड़ युक्त चित्र बनने शुरू कर दिए, यानी बाद में पूरे कागज़ के ऊपर पूरी एक शीट के ऊपर सारे चित्र इकट्ठे बना दिए। इस तरह का चित्रण आपको मुगल चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे 12वां पॉइंट, शैली अलंकरण प्रधान है। यहाँ पर शैली जो है अलंकरण प्रधान है, अलंकारिकता का इस्तेमाल किया गया है राजस्थानी शैली के अंदर। लेकिन मुगल चित्र शैली जो है यथार्थपरक है, यथार्थता को इन्होंने महत्व दिया है, जैसा जो दिख रहा है अधिकतम वैसा बनाने की कोशिश की है। जैसे इसके अंदर सभी चित्र आपको देखने को मिलते हैं, तो उस तरह को यथार्थता पर अधिक बल दिया है मुगल शैली के अंदर। राजस्थान शैली अलंकरण प्रधान है। ये थे दोनों के शैलियों के अंतर। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान से समझ में आएगी, नहीं आए थोड़ा सा वीडियो बैक करके 2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए इनके समानता, दोनों ही शैलियों में एक जैसे चेहरे बने हैं, ये समानता है दोनों की कि राजस्थानी शैली में भी चेहरे एक जैसे हैं, मुगल शैली में भी एक जैसे चेहरे देखने को आपको मिलते हैं। तो ये थी विशेषताएं इन दोनों शैलियों के अंतर और समानताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। अब देखते हैं अपभ्रंश व राजस्थानी शैली में अंतर। हमने अपभ्रंश शैली काफ़ी पहले पढ़ ली थी, लेकिन उस समय मैंने आपको अंतर नहीं बताया क्योंकि हमें राजस्थानी शैली पढ़नी थी। अब हमने राजस्थानी शैली पढ़ ली है तो इन दोनों में थोड़ा अंतर देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। वैसे जो राजस्थानी शैली है इसका विकास अपभ्रंश से ही हुआ है, लेकिन कितना विकास हो गया थोड़ा अंतर अब देख लेते हैं। राजस्थानी शैली के अंदर संगीत के प्रति लगाव प्रारंभ से ही था, प्रारंभ हो गया था, जिसके अंदर आपको उदाहरण देखने मिलता है रागमाला चित्रण के। यानी रागमाला का जो चित्रण हुआ है वो बताता है कि राजस्थानी चित्रकारों को संगीत से लगाव था। रागमाला एक संगीत का ग्रंथ है, संगीत का राग रागनियाँ होती है, इसके अंदर कितने राग हैं, इस तरह के जो बातें हैं संगीत से संबंधित बातें रागमाला ग्रंथ के अंदर देखने को मिलती है, और उसका चित्रण राजस्थानी चित्रशैली में भरपूर हुआ है। तो पता चलता है कि यहाँ पर संगीत से लगाव था, लेकिन अपभ्रंश शैली के अंदर संगीत से लगाव नहीं था क्योंकि रागमाला से संबंधित चित्र देखने को नहीं मिलते। तो पहला अंतर तो आपको ये देखने को मिला। दूसरा, वसली पर चित्रण। राजस्थानी शैली के जो चित्र है वसली पर बने हैं। वसली यानी एक कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़ चिपका कर इस तरह एक मोटा गत्ते की तरह बना लेते थे, उसके ऊपर चित्रण करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे अपभ्रंश शैली के अंदर इकहरे कागज़ पर एक ही कागज़ के ऊपर चित्र बनाया गया है, कागज़ पर कागज़ चिपका कर वसली की तरह नहीं बनाया। यहाँ पर इकहरे कागज़ पर चित्रण हुआ है, बल्कि राजस्थानी शैली में वसली पर चित्रण हुआ है। दूसरा अंतर ये है। तीसरा अंतर देखेंगे, यहाँ पर रंग विविध है। राजस्थान शैली में विविध रंगों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपभ्रंश शैली में सीमित रंग है। अब आप कहोगे सर आपने पीछे तो विविध रंग बताए ही नहीं राजस्थानी शैली में। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा राजस्थानी में सीमित रंग है, मुगल में विविध रंग है। यहाँ पर मुगल की तुलना में राजस्थानी शैली में रंग कम थे, मुगलों की तुलना में राजस्थानी चित्र शैली में रंग कम थे। लेकिन आगे हम देखते हैं कि अपभ्रंश की तुलना में राजस्थानी शैली में चित्रों में जो रंग हुआ है वो अधिक हुआ है। यहाँ पर रंग अधिक हुआ है, समझ में आया। यानी अपभ्रंश शैली की तुलना में राजस्थानी चित्र शैली के अंदर रंगों का अधिक इस्तेमाल हुआ है, किंतु मुगल शैली की तुलना में राजस्थानी चित्र शैली में रंगों का कम इस्तेमाल हुआ है। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपके समझ में आई होगी। तो यहाँ पर राजस्थानी शैली के अंदर विविध रंग है, लेकिन अपभ्रंश शैली में रंग सीमित हैं, कुछ कम रंगों का इस्तेमाल हुआ है इसकी तुलना में। यहाँ पर एक चश्म चेहरे बने हैं, राजस्थानी चित्र शैली के अंदर एक चश्म चेहरे बने हैं, बल्कि अपभ्रंश चित्र शैली में सवा चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश चित्र शैली में सवा चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। तो ये थी मुख्य
अंतर राजस्थानी शैली व अपभ्रंश शैली में। अपभ्रंश शैली आपने कुछ समय पहले पढ़ी होगी, लेकिन आज इसको पढ़ने बाद आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी। दोस्तों, हम कुछ लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। शुरुआत में मैं कुछ टॉपिक छूट गया था, जैसे मेवाड़ शैली हमने जब पढ़ी थी तो इसकी एक महत्वपूर्ण उपशैली थी चावंड। चावंड को उस समय में पढ़ाना भूल गया था, मैंने ये था कि छोटा सा है, थोड़ा मैं इसको बाद में ले लूँगा, और बाद के चक्कर में उसको टाइप करना ही भूल गया। तो मैं भूल सुधार के लिए मैं अंत में लेके आऊँ, समझ आता हूँ मैं आपके लिए मैं, लेकिन ये मेरे दिमाग में है तो मैं इसको लास्ट में लेकर आया हूँ। चावंड शैली है, इसके जन्मदाता थे महाराणा प्रताप। चावंड शैली के जन्मदाता महाराणा प्रताप थे। स्वर्णकाल था महाराणा अमर सिंह का समय। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय ये शैली अपने चरम पर पहुंची। प्रमुख ग्रंथ देखें तो इस समय रागमाला का यहाँ पर चित्रांकन होता है। निसारुद्दीन ने चित्रांकन किया 1605 ईस्वी में। यानी प्रमुख ग्रंथ यहाँ का रागमाला है। रागमाला का चित्रण हुआ है निसारुद्दीन के द्वारा हुआ है, 1605 ईस्वी में हुआ है। तो याद रखेंगे, निसारुद्दीन ने 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया चावंड शैली के अंदर। चावंड शैली जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, जिसके जन्मदाता माना जाता है महाराणा प्रताप को, और स्वर्णकाल कहलाता है महाराणा अमर सिंह प्रथम का समय। तो हम आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है मारवाड़ शैली को लेकर। मारवाड़ शैली को लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि मारवाड़ शैली को प्रांतीय मुगल शैली भी कहा जाता है। इसको प्रांतीय मुगल शैली भी कहते हैं। ये बात मैं उस टाइम लिखना भूल गया था, लेकिन इसलिए मेरी याद में आई तो मैंने बाद में इसको ऐड कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जो विशेषताएं आपको मुगल चित्र शैली के अंदर देखने को मिलती है, उससे मिलती जुलती विशेषताएं आपको मारवाड़ शैली के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मारवाड़ चित्र शैली को प्रांतीय मुगल चित्र शैली भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपने समझ ली होगी। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपके लाइन में अगर वहाँ कहीं जगह मिलती है तो मारवाड़ शैली के साथ में इस बात को लिख दें कि इसे प्रांतीय मुगल चित्र शैली भी कहा जाता है। और ये बात छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी है। पिछले 2 एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान के अंदर आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 के अंदर भी यह प्रश्न पूछा गया है, और 2018 के अंदर भी यह प्रश्न आया है। तो इस तरह से ये 2 बार प्रश्न आए हैं इससे संबंधित, तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारी राजस्थानी शैली यहाँ पर समाप्त होती है। मैं अगली क्लास में नई चित्र शैली लेके आऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा हौसला यूं ही बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।